विवेक को हॉस्टल आए 1 महीना हो चुका था, पर अब तक उसका कोई दोस्त नहीं बना था। हॉस्टल के सभी बच्चे खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, पर जब विवेक अपने कमरे की तरफ बढ़ता है तो अचानक से सारी लाइट बंद हो जाती है और उसको डरावनी आवाज़ सुनाई देती है। डरावनी आवाज़ सुनकर विवेक के पसीने छूट जाते हैं। पूरी गैलरी में इतना अंधेरा हो जाता है कि विवेक एक एक कदम फूंक फूंक के रखता है। तभी उसे एहसास होता है मानो जैसे उसके पैर के नीचे कुछ आ गया हो। विवेक की डर से चीख निकल जाती है और वो अंधेरे में डरता हुआ भागने लगता है और वो भागता भागता एक दीवार से जाकर टकरा के ज़मीन पर गिर जाता है। तभी गैलरी की सारी लाइट जल जाती है और कुछ लड़के उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उसका मजाक बनाने लगते हैं। ये देखो दोस्तों, ज़रा इस डर खौफ को तो देखो, अंधेरे से इतना डरता है कि दीवार से ही टकरा गया। अरे तुम छोटे गांव के लोग भी इतना डर खौफ होते हैं क्या? गांव में तो लाइट भी नहीं होती, जंगल में जाना पड़ता है लोटा लेकर, और तुम इतने अंधेरे से डर गए। इतना बोलकर वो सभी लड़के विवेक के ऊपर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। बेचारा विवेक डरा सहमा अपने कमरे में चला जाता है और कुछ देर के बाद रात के 2 बज जाते हैं। जब नीरज गहरी नींद में सोता है तो उसका कोई कमरा खटखटाता है। दरवाजे की आवाज़ सुनकर नीरज ने पवन को उठाया। अरे यार, क्या घोड़ों की तरह सोता रहता है? जा जाकर दरवाज़ा खोल, लगता है दरवाजे पर कोई है। नीरज पवन को बार बार उठाने की कोशिश करता रहा, पर पवन उठता ही नहीं। इसके बाद नीरज खुद नींद से उठकर दरवाज़ा खोलता है, पर वो देखता है कि दरवाजे पर कोई नहीं है। अपने सामने किसी को ना देखकर वो एक बार फिर सोने के लिए चला जाता है। नीरज की अभी सही से आंख भी नहीं लगी थी कि फिर उसे एक बार एहसास होता है मानो जैसे दरवाजे पर कोई है। इस बार नीरज गुस्से से दरवाज़ा खोलने के लिए उठा और दरवाज़ा खोलते ही कहता है, कौन है भाई, सामने आ। अगर मुझे पता चल गया ना तो तेरी खैर नहीं। तू जानता नहीं किससे पंगा ले रहा है। तभी गैलरी की सारी लाइट जलने और बंद होने लगती है। अब नीरज के पसीने छूट जाते हैं क्योंकि उसे वही डरावनी आवाज़ सुनाई दे रही थी जैसी आवाज़ करके उन्होंने विवेक को डराया था। नीरज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो जल्दी से दरवाज़ा बंद करके सोने के लिए चला जाता है। नीरज कंबल ओढ़कर आंखें बंद कर लेता है, पर कोई उसके ऊपर से कंबल खींच लेता है और जब नीरज उठता है तो वो देखता है कि कमरे में कोई नहीं है और पवन भी आराम से सो रहा है। वो एक बार फिर पवन को उठाता है, पर पवन उठता ही नहीं, मानो जैसे पवन मर चुका हो। पवन की नीली पड़ी बॉडी को देखकर नीरज का गला सूखने लगता है और वो कमरे से बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोलता है, पर कमरे का दरवाज़ा नहीं खुलता और अचानक से कमरे की खिड़की अपने आप ही खुल जाती है और खिड़की के बाहर उसे किसी औरत का साया नज़र आता है। उसे देखकर नीरज के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो दरवाजे के कमरे के पास मुंह छुपाकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद जब नीरज अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को अपने बिस्तर पर पाता है और पवन उसे कहता है, अबे यार, मैंने तुझे कितनी बार बोला है ऐसे सस्ते नशे कर कर मत सोया कर। पता है सबको लगा तू मर गया, कब से तुझे उठा रहा हूँ, उठ क्यों नहीं रहा था। ये बात प्रिंसिपल तक पहुँचने वाली थी तो मैंने सब संभाल लिया। अबे सुबह कब हुई और मैं बिस्तर पर कैसे? मैं तो रात को दरवाजे के पास था। अरे तू पागल हो गया है, तू घोड़े बेचकर बिस्तर पर ही सो रहा था और सुबह के 11 बज गए हैं। तूने 2 क्लास भी छोड़ दी और ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। अब तो बेटा तुझे सीधा लंच ही मिलेगा। पवन की बात सुनकर पवन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब नीरज पवन को कल की रात की सारी घटना बताता है, जिसके बाद पवन नीरज से कहता है, देख यार, 2 ही चीज़ें हो सकती है, या तो तेरे दिमाग का वहम है या तो फिर ये सब कुछ किया कराया है उस विवेक का है। हमने भी तो कल रात उसे इसी तरह डराया था,
कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमसे बदला ले रहा हो। अगर ऐसी बात है तो आज उस विवेक की खैर नहीं। आज मैं उसे इतना डराऊंगा कि उसे अपनी मरी हुई नानी की याद आ जाएगी। अब क्या था, नीरज पवन के साथ मिलकर एक नया प्लान बनाता है और रात को एक बार फिर डिनर करने के बाद जब सब लड़के अपने रूम में सोने के लिए चले जाते, नीरज और पवन विवेक के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, विवेक यार हमें माफ़ कर दे। तू छोटे गांव से आया है और गंवार है, इसलिए हम तेरा मजाक बना रहे थे और तुझे डरा भी रहे थे। अगर हमें पता होता कि तेरी माँ इतनी बीमार है और फिर भी तुझे हॉस्टल भेज दिया है तो हम तुझे अपने ग्रुप में शामिल कर लेते। क्या मेरी माँ की तबीयत खराब है? पर तुम्हें कैसे पता चला? विवेक सच में तुझे कुछ नहीं पता? अरे हॉस्टल के फ़ोन पर तेरी माँ का फ़ोन आया था। चौकीदार अंकल बता रहे थे कि तेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। वो तेरा ही नाम ले रही है और तुझे ही याद कर रही है। मेरी माने तो तू अपनी माँ से मिलने चला जा, क्योंकि तेरी माँ यहीं अपने हॉस्टल के पास जो शमशान घाट है ना, उसके पीछे वाले अस्पताल में एडमिट है। क्या मेरी माँ यहाँ अस्पताल में एडमिट है और मुझे कुछ भी नहीं पता? पता होगा भी कैसे? मैं अपनी माँ से बात ही कहाँ करता हूँ। सारी गलती मेरी है। मुझे अपनी नाराज़गी इतनी नहीं रखनी चाहिए थी। प्लीज़ मुझे बताओ वो हॉस्पिटल कहाँ है? मैं अभी जा रहा हूँ। अपनी माँ की इस खबर से बेचारा विवेक इस बात से अनजान था कि ये सारी चाल नीरज और पवन की है। अब नीरज और पवन विवेक को बेवकूफ़ बनाकर शमशान घाट में ले जाते हैं और उसे वहीं अकेला छोड़कर एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और एक बार फिर उसे डराने की कोशिश करते हैं, पर इस बार उनको उल्टा पड़ जाता है। विवेक शमशान घाट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है तो वहीं नीरज और पवन ये सब देखकर मज़े ले रहे होते हैं। तभी तेज़ आंधी और तूफान चलने लगता है। अरे यार, ये मौसम अचानक से कैसे ख़राब हो गया? अब इस डरखौफ को हम कैसे डराएंगे? भाई मेरी बात माने तो अभी घर चलते हैं, इस बेवकूफ़ को यहीं छोड़ देते हैं। वैसे भी ये बहुत डरखौफ है, ये चाहकर भी यहाँ से नहीं निकल सकता। इसे तो यहाँ का रास्ता भी नहीं पता। हम दोनों यहाँ से चलते हैं। मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, पर मेरा बदला, अरे भाई तेरा बदला भी ले लेंगे, पर अभी यहाँ से चलते हैं। पवन और नीरज इतना बोलकर वहाँ से चलने लगते हैं कि तभी एक बड़ा सा पेड़ टूटकर उनके सामने गिर जाता है। बाल बाल बचे, मैं कह रहा था तुझे यहाँ से जल्दी चलते हैं, मौसम भी बिगड़ रहा है। ये तो अच्छा है कि ये पेड़ हमारे ऊपर नहीं गिरा। अब चलते हैं यहाँ से। इतना बोलकर पवन नीरज का हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ ले जाने लगता है, पर हवा इतनी तेज चलने लगती है कि पवन और नीरज आगे नहीं बढ़ पाते। रात का सन्नाटा और तेज तूफान के साथ बिजली भी कड़कड़ाने लगी और पल भर में दोनों के नज़रों के सामने विवेक गायब हो जाता है और उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बहुत सता लिया तुम लोगों ने मेरे बेटे को, अब तुम्हारी खैर नहीं। इसी शमशान में तुम्हारी लाश को दफन कर दूंगी। देख भाई, मैंने कहा था ना, उस रात मेरे साथ जो भी कुछ हुआ था वो मेरे दिमाग का कोई वहम नहीं था, और अब तो ये भी साबित हो चुका है कि इन सब के पीछे उस बेवकूफ़ विवेक का हाथ नहीं है। हमने गलती करी इस शमशान घाट में आकर। तू पागल हो गया है। तू कहना क्या चाहता है कि ये भूत है? अरे भूत वूत कुछ नहीं होते, ये इस विवेक का काम है। हमने उससे झूठ कहा कि उसकी माँ बीमार है, उसे ये बात पता चल गई होगी, इसलिए वो अब हमें डराने की कोशिश कर रहा है। पवन ये सब कुछ बोल ही रहा होता है कि तभी पवन को एहसास होता है कि मानो जैसे उसके गाल पर किसी ने ज़ोरदार तमाचा मारा हो। पवन अपना गाल पकड़ लेता है तो वहीं दूसरी ओर नीरज अपने आप ही हवा में उड़ने लगता है
और उल्टा लटक जाता है। कौन हो देखो, तुम जो भी हो, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बस इस विवेक के साथ थोड़ा मजाक कर रहा था। ये सारा प्लान इस पवन का था। मैं तुम दोनों को अच्छे से जानती हूँ। जब से मेरा बेटा इस हॉस्टल में आया है, तब से तुम दोनों ने उसका जीना हराम कर दिया है। आज मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर विवेक की मरी हुई माँ उन दोनों के सामने आ जाती है। विवेक की माँ को देखकर उन दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विवेक की माँ अपनी शक्तियों से पवन को जमीन के अंदर कमर तक गाड़ देती है। अपनी मौत को अपने सामने देखकर नीरज और पवन के होश उड़ जाते हैं और वो दोनों अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। तभी वहाँ विवेक आ जाता है और अपनी माँ को वहाँ देखकर उसकी आंखें भर जाती है और जाकर अपनी माँ के गले लगने लगता है, पर वो चाहकर भी अपनी माँ को छू नहीं पाता। माँ, आप मेरे सामने खड़ी हो, वो भी सही सलामत, फिर मैं आपको छू क्यों नहीं पा रहा? और आपने इन दोनों की हालत ऐसी क्यों कर दी? विवेक बेटा, मैं आज इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। तुझे जो कोई भी परेशान करेगा वो मौत के घाट उतारा जाएगा। और बेटा, तू मुझे चाहकर भी इसीलिए नहीं छू पा रहा क्योंकि अब तेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। पर एक बात हमेशा याद रखना, मैं मर के भी अमर हूँ और हमेशा तेरी हिफाजत करूँगी। जब विवेक को ये बात पता चली कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही और उसके सामने जो औरत खड़ी है वो उसकी माँ की आत्मा है, तो विवेक के हलक में उसकी आवाज़ अटक जाती है और उसकी आंखों से सिर्फ आंसू के अलावा कुछ नहीं निकलता और उसके आंखों के सामने पुरानी कुछ धुंधली यादें आ जाती है, जहां वो बड़ी बेरुखी के साथ अपना सामान पैक करके घर छोड़ के जा रहा होता है। माँ, अगर पापा आज जिंदा होते तो आज हम शहर में होते। पापा के जाने के बाद तुमने मुझे बिल्कुल देहाती बना दिया। मेरे सारे दोस्त हॉस्टल में पढ़ रहे हैं और शहर में नौकरी करने लगे हैं। एक मैं हूँ जिसकी अब तक पढ़ाई पूरी नहीं हुई, पर मैंने भी सोच लिया है मैं हॉस्टल जाकर रहूँगा और तुम मुझे रोक नहीं पाओगी और मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। तुम्हारा और मेरा रिश्ता ख़त्म हुआ। नहीं विवेक बेटा, तुझे हॉस्टल जाना है तो तू जा, पर मुझसे बेरुखी से पेश मत आ। मैं तेरी बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुझे शहर नहीं भेज पाई, पर तू वहाँ जाकर अच्छे से रहना और मुझसे बात करते रहना। विवेक की माँ विवेक की खुशी के लिए उसे हॉस्टल जाने देती है, पर विवेक की नाराज़गी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो हॉस्टल जाने के बाद एक बार भी अपनी माँ से बात नहीं करता था और विवेक की माँ उसकी बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो अपने बेटे की याद में दम तोड़ देती है। पर अफसोस इस बात से बेखबर विवेक हॉस्टल में खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। माँ, मुझे माफ़ कर दो। अगर मुझे पता होता कि मेरी नाराज़गी आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगी और मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाओगी, तो मैं कभी हॉस्टल नहीं आता। इस हॉस्टल में आने के बाद मुझे आपकी अहमियत का पता चला। मैंने आपसे बात करने की कोशिश की, पर आपका फ़ोन कभी नहीं लगता था। लगता भी कैसे, आप इस दुनिया में नहीं रही। विवेक, तेरी नाराज़गी ख़त्म हो गई, मेरे लिए यही बहुत है। पर मैं आज इन लड़कों को नहीं माफ़ करूँगी। उनकी हिम्मत कैसे हुई तुझे परेशान करने की। नहीं माँ, इन्हें कुछ मत करो, ये भी तो किसी के बेटे हैं और मैं नहीं चाहता जैसे हम दोनों अलग हो गए वैसे ही कोई माँ अपने बेटे से अलग हो जाए। अगर इन्हें कुछ हो गया तो शायद इनकी माँ भी बेटे का गम बर्दाश्त ना कर पाए। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हम फिर ऐसा कभी नहीं करेंगे और विवेक को अपने छोटे भाई की तरह रखेंगे और हॉस्टल में हर नए बच्चे का अच्छे से ख्याल रखेंगे। हमें माफ़ कर दो और हमें एक मौका दे दो।
माँ, इन्हें माफ़ कर दो और एक मौका दे दो मेरे लिए। विवेक के कहने पर विवेक की माँ उन दोनों को माफ़ कर देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद विवेक और नीरज और पवन अपने हॉस्टल चले जाते हैं और हॉस्टल जाने के बाद अगले ही दिन पवन किसी पंडित से बात करता है और विवेक की माँ की आत्मा की शांति के लिए वो तीनों मिलकर एक पूजा करते हैं। जिसके बाद विवेक की माँ की आत्मा को शांति मिल जाती है। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आज की हमारी कहानी? कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना।